बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी ज़मीर। न्यूज़ चैनल के उस हरी दीवारों वाले स्टूडियो में खबरों का बुलेटिन शुरू होने ही वाला था। चारों तरफ चकाचौंध कर देने वाली रोशनी थी। अलग अलग एंगल पर 3 कैमरा थे। सामने चमचमाती डेस्क के पीछे बादामी सूट और गुलाबी टाई लगाए न्यूज़ एंकर विक्रांत बैठा था। नमस्कार, मैं विक्रांत शुक्ला। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन, लेकिन उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। विक्रांत तजुर्बेकार न्यूज़ एंकर था जिसे खबरों की दुनिया में स्टार एंकर कहते थे, लेकिन आज उसका ध्यान कुछ भटक रहा था। खबर पढ़ते हुए उसकी नज़र बार बार स्टूडियो में कैमरे के पीछे खड़े लोगों में उलझने लगती। उसकी नज़रें दरअसल शबाना को ढूंढ रही थीं। शबाना, जो यूं तो डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर थी और बुलेटिन में कौन सी खबर जाएगी और किस तरह ये तय करना उसका काम था, लेकिन एक पहचान और थी उसकी, और वो ये कि शबाना और विक्रांत एक दूसरे की आंखों में इश्क की जिंदा हसरतें बनकर चमकते थे जर्नलिज्म कॉलेज के दिनों से। अब तक तो वो शादी भी कर चुके होते, लेकिन इस साल के आखिर में विक्रांत का एक प्रमोशन होना था, इसलिए उसने शबाना को बस तब तक रुक जाने के लिए मना लिया था। तो अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बुलेटिन खत्म हुआ तो विक्रांत के चेहरे से नकली मुस्कुराहट गायब हुई और उसने कान से ईयरफोन निकालते हुए गहरी सांस ली। बहुत बढ़िया किया विक्रांत जी, स्टूडियो के दरवाजे पर खड़े विक्रांत के सीनियर झा साहब ने कहा तो विक्रांत मुस्कुराया। थैंक यू। अरे वो शबाना कहाँ है, देखा आपने कहीं? उसने पूछा तो झा साहब बोले, हम तो देखे नहीं, लेकिन नीचे फ्लोर पे तो नहीं है, हम वहीं से आ रहे हैं। एक्चुअली रमन सर के केबिन तक गए थे। विक्रांत ने पूरे दफ्तर में शबाना को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। आखिर में जब थक कर वो कैफेटेरिया पहुंचा तो देखा शबाना वहीं कोने में बैठी थी। हाँ, तुम यहाँ हो? मैंने पूरे ऑफिस में ढूंढ लिया तुमको यार। एंड व्हाई इज योर फोन स्विच्ड ऑफ? विक्रांत ने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो शबाना ने नज़र उठाकर उसे देखा। आज शबाना की आंखों का रंग कुछ जुदा था। क्या वह सब ठीक तो है? कहते हुए विक्रांत ने उसकी हथेली अपनी दोनों हथेलियों के बीच कस ली। शबाना कुछ नहीं बोली। उसने अपने मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां फिराईं और उसे विक्रांत की तरफ बढ़ा दिया। विक्रांत ने फ़ोन देखा तो उसके माथे पर लकीरें गहराने लगीं। स्क्रीन पर शबाना का मेल बॉक्स खुला था, जिसमें चैनल हेड रमन पांडे का भेजा हुआ एक ईमेल भी था। उसमें लिखा था कि शबाना इस दफ्तर से इस्तीफा दे रही है। ये क्या बकवास है? तुम रिजाइन कर रही हो? विक्रांत ने झल्ला कर पूछा तो शबाना ने बड़ी बड़ी आंखों को इत्मीनान से चमकाते हुए हाँ में सर हिला दिया। कैफेटेरिया का शोर विक्रांत के जहन में खामोशी बन गया था। वो कभी शबाना का चेहरा देखता तो कभी उस मोबाइल स्क्रीन का, जो गवाही दे रहा था कि कहीं कुछ तो है जिससे विक्रांत अब तक अनजान है। 2 लोग जो चंद महीनों बाद शादी के बंधन में बंधने वाले हों, एक दूसरे की हर सांस की खबर रखते हैं। विक्रांत और शबाना भी जब से एक दूसरे के हुए थे, छोटे से छोटा फैसला भी मिलकर करते थे। तो फिर आज शबाना ने इतना बड़ा फैसला बिना विक्रांत को बताए कैसे कर लिया? ये बात विक्रांत को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताओ, विक्रांत ने झल्ला कर कहा तो वो नजर झुकाते हुए बोली, आई एम सॉरी विक्रांत, लेकिन मुझसे ये सब नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? उसने पूछा तो शबाना बोली, यही कि ये खबर लगाओ, ये खबर हटाओ, ये दिखाओ, ये मत दिखाओ। आज के बुलेटिन में भी लास्ट मोमेंट पे रमन सर ने मुझको धनंजय रॉय की खबर हटाने को कह दिया। मुझे लगता है वो खबर होनी चाहिए थी। अरे एक बिजनेसमैन जो एनजीओ के नाम पे आश्रम चलाता है और उसके आश्रम में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे है, ये
लेकिन फिर भी हम उसकी खबर नहीं चलाएंगे, आखिर क्यों? विक्रांत ने एक गहरी सांस ली, जैसे पूरा मामला उसे समझ आ गया। कुर्सी पर पीछे खिसक कर सीधे बैठता हुआ बोला, इस क्यों का जवाब तुमको मालूम है शबाना? यू नो हु धनंजय रॉय इज? दर्जनों कंपनियां हैं उसकी, हमारे चैनल को ऐड देता है। अरे उसी के जैसे लोगों के पैसे से चलता है ये एयर कंडीशन न्यूज चैनल। देखो शबाना, मैं और तुम बहुत क्रूशल मोड़ पे हैं। कुछ महीनों में शादी है। इस टाइम पे तुम्हारा ये स्टेप पूरी प्लानिंग बिगाड़ देगा। शबाना ने विक्रांत की तनी हुई भवों से झांकती धुंधली आंखों को देखा और अपना मोबाइल फोन उठाते हुए बोली, विक्रांत तुम यहाँ क्या करने आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन माफ करना, मैं अपना ज़मीर बेचने नहीं आई थी। विक्रांत अपनी शर्मिंदगी को गुस्से के पर्दे में छुपाते हुए बोला, तो सारी ईमानदारी का ठेका मैंने ले रखा है क्या? क्या करूं, झंडा उठा लूं, क्रांति क्रांति करते हुए सड़क पे दौड़ने लगूं? फिर उसके पास आकर आहिस्ता से बोला, शबाना ये दुनिया ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलेगी। तुम्हारे इस रेजिग्नेशन का कोई मोल नहीं है यहाँ। और तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम ही बड़ी सेंसिटिव हो? तुम जानती हो मुझे, मैं भी। हाँ जानती हूँ। शबाना ने उसकी बात काटी और आंसू भरी आंखों को ऊपर उठाते हुए कहा, जानती हूँ, तभी तो देख रही हूँ, तुम वो नहीं रहे जो तुम थे। ये कहते हुए वो उठी और कैफेटेरिया के गेट से बाहर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ती चली गई। विक्रांत उसे जाता हुआ तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। हेलो हेलो शबाना, हेलो। फोन फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। विक्रांत को शबाना के जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन सहूलियतें हमसे हमारी हिम्मत छीन लेती हैं। दिल उसका भी कहता था कि भागकर शबाना के पास चला जाए, लेकिन करियर की बुलंदी, कामयाबी, शोहरत, ऑफिस से मिली महंगी गाड़ी, ऊंचा ओहदा, ये वो जंजीरें थीं जो पांवों में बेड़ियों की तरह जकड़ी थीं। महीना बीत गया था, लेकिन शबाना ने विक्रांत से बात नहीं की थी। पिछले 9 सालों में छोटी छोटी बातें भी शबाना से शेयर करने वाला विक्रांत उदासी की उस गहराई में गिरता चला जा रहा था जहां हर मुश्किल का हल शबाना थी। दफ्तर से घर लौटते हुए गाड़ी चलाते वक्त जहन में शबाना की आंसुओं से चमकती आंखें घूमती रहती। देर शाम अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ा होता तो भी उसे याद करता, और रात को अंधेरे कमरे में हर करवट पर भी फोन पर आए हर मैसेज पर हड़बड़ा कर फोन चेक करता, लेकिन हर बार नाउम्मीदी हाथ लगती। विक्रांत जी, आपको रमन जी बुलाएं। दफ्तर में एक रोज झा साहब ने उससे कहा तो वो हाँ में सर हिलाते हुए चैनल हेड रमन पांडे के कमरे में चला गया। मैं कम इन सर? हाँ हाँ आओ विक्रांत, बैठो, उन्होंने कहा और फिर उनके सामने बैठे नीले सूट वाले शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोले, देखो आज कौन आए हमारे गरीब खाने पे, धनंजय रॉय साहब। साथ वाली कुर्सी पर बैठते बैठते ठहर गया विक्रांत। उसने गर्दन घुमाकर उस खिचड़ी बाल वाले शख्स को गौर से देखा जो मुस्कुरा रहा था। धनंजय साहब, यही है विक्रांत, रमन सर ने उस शख्स से मुस्कुरा कर कहा। आप तो जानते होंगे हमारा सबसे काबिल और मशहूर एंकर है। माइक लेके ऐसा बोलेगा कि आपका चक्कर जो है ना चल जाएगा। कहते हुए उन्होंने आंख मारी तो धनंजय हंसने लगा। विक्रांत को बताया गया कि चैनल धनंजय रॉय पर एक स्पॉन्सर्ड शो कर रहा है जिसका मकसद धनंजय की छवि लोगों के बीच सुधारना होगा। इस शो में उसी के बदनाम आश्रम जाकर उसी के लिए पॉजिटिव न्यूज बनानी होगी। तो कर लोगे ना भाई तुम? धनंजय ने विक्रांत के कंधे पर लापरवाही से हाथ रखते हुए पूछा तो वो बोला, हाँ जी हाँ कर लूंगा। गुड गुड गुड, वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, धनंजय ने रमन पांडे की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सोशल मीडिया पे ना हमारे खिलाफ कैंपेन चल रहा है। 27 को आंदोलन होने वाला है गांधी मैदान में। क्या करें बताइए, हमें भी धंधा करना है ना, अब हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। अपनी डेस्क पर वापस आकर बैठा विक्रांत बहुत खामोश था। स्पॉन्सर्ड न्यूज उसने पहले भी की थी, लेकिन आज उसे कुछ खल रहा था। उसने कंप्यूटर पर 27 तारीख को गांधी मैदान में होने वाले आंदोलन के बारे में टाइप किया तो हैरान रह गया। आंदोलन करने वालों की कोर टीम में एक नाम
शबाना भी था। किसी के ना मिलने से कोई उतना अकेला नहीं होता जितना किसी से मिलने के बाद न मिलने पर होता है। एक इतवार की सुबह डाइनिंग टेबल पर बेमन से नाश्ता करते हुए उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। शबाना का मैसेज था। विक्रांत के भेजे गए सॉरी के सैकड़ों मैसेजेस के बाद शबाना का एक मैसेज आया था, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर हल्के से सुकून की लकीरें झिलमिलाने लगीं। कुछ देर बाद वो और शबाना शहर के उसी कॉफी शॉप में आमने सामने बैठे थे जहां वो अक्सर मिलते थे। उस कत्थई दीवारों और लकड़ी के गहरे कत्थई फर्नीचर वाले कैफे में सामने लगी दीवार पर हल्की आवाज में वही न्यूज चैनल चल रहा था जिसे शबाना छोड़ आई थी। तो सुना नया असाइनमेंट मिला है? कॉफी का एक सिप लेते हुए पीला सलवार सूट और सफेद दुपट्टा ओढ़े शबाना ने विक्रांत से पूछा तो वो बोला, हाँ लेकिन वो सब छोड़ो, ये बताओ मेरी बात का इतना बुरा मान गई? शबाना मग रखते हुए बोली, नहीं बुरा नहीं, बस अफसोस हुआ। कैसा अफसोस? विक्रांत आगे बढ़कर थोड़ी तेज आवाज में बोल गया। फिर दाएं बाएं देखकर आहिस्ता से बोला, देखो मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं ताकि हम दोनों आराम से जिंदगी गुजार सकें। मुझसे जितना कहा जाता है मैं करता हूं। वो मुस्कुराकर बोली, ये जानते हुए भी कि जो कर रहे वो जमीर का सौदा है। विक्रांत की नजरें नीचे झुक गईं। शबाना ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें चाहती हूं विक्रांत, इसलिए क्योंकि तुमको जानती हूं कि ये सब तुमको खटकता है, लेकिन फिर भी तुम हम दोनों के फ्यूचर के लिए ये सब किए जा रहे हो। मैं जानती हूं, और वो कर रहे हो जो नहीं करने की कसम खाई थी तुमने। विक्रांत ने गुस्से में हाथ पीछे खींचते हुए कहा, मैं क्या करने आया हूं मुझे मालूम है। एंड बाय द वे, मुझे पता होता कि मुझको यहाँ ताना देने के लिए बुलाया जा रहा है तो मैं कभी नहीं आता। दोनों के चेहरे पर संजीदगी थी। कुछ देर बाद शबाना उठी और उसके कंधे पर हाथ रखकर चली गई। विक्रांत सर झुकाए वहीं बैठा रहा। और अब वक्त है इस वक्त सबसे बड़ी खबर का। आवाज गूंजी तो विक्रांत ने पलट कर देखा। स्क्रीन पर वो खुद दिख रहा था और वही खबर चल रही थी जो कल रात स्टूडियो में रिकॉर्ड की गई थी। कैफे के वेटर ने आवाज बढ़ा दी थी। मशहूर एक्टर अमान अली की पत्नी, जिनसे कुछ दिन पहले उनके झगड़े की तस्वीरें आई थीं, किसी और शख्स के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में देखी गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ इसी चैनल पर देख रहे हैं। यार ये न्यूज चैनल वाले भी ना क्या घटियापन पे आ गए। रिमोट लिए वेटर वापस आवाज कम करते हुए बुदबुदाया तो विक्रांत ने अपना सर और नीचे झुका लिया। शबाना के लफ्ज अब तक उसके जहन में थे और आंसू उसकी आंखों में। इस दुनिया में दिल की सुनना इसलिए मुश्किल है क्योंकि दुनिया दिमाग से चलती है। शबाना की बातों ने विक्रांत के दिल पर असर जरूर किया था, लेकिन वो अब भी मजबूर था, या शायद वो समझता था कि वो मजबूर है। एक सुबह वो माइक और कैमरामैन के साथ उस आश्रम के अंदर मौजूद था जिसके वो वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। उनमें बताया गया था कि वहां रहने वाली लड़कियों से जबरन 15-15 घंटे काम करवाया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, ना कहने पर गर्म चिमटे से उनके जिस्म पर दाग दिया जाता था। विक्रांत ने गौर से देखा वहां रहने वाली लड़कियों, बच्चों और बूढ़ों का हाल। जिंदगी चीथड़ों में लिपटे उन लोगों के चेहरे से हर एहसास नोच कर फेंक चुकी थी। सुनो, विक्रांत ने आश्रम के अंदर जहां ब्रेड बनाने की मशीन लगी थी, वहां बड़े से एक बर्तन में हाथों से आटा गूंद रही कुछ लड़कियों में से एक से कहा तो वो सहम गई। पास में भट्टी जल रही थी जिसकी तपिश से उसका चेहरा काला पड़ गया था। विक्रांत ने उस लड़की को कुछ देर समझाया और फिर पूछा, ठीक है जो समझाया बोल दोगी ना? लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। कैमरा ऑन हुआ और उसने बोलना शुरू किया। बहुत कृपा है धनंजय साहब की, हम बेसहारा लोगों को काम दिया है, अब हम बहुत खुश हैं। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। ये मंजर किसी का भी दिल कंपा सकता था। विक्रांत के होंठ भी कांपने लगे। वो सोच रहा था किस दुनिया के होते हैं ये लोग। न पैसा है, न ताकत है, न आवाज है, बस चेहरा है, वो चेहरा जिससे भीड़ बनती है।
और इनसे इनका सब कुछ छीन लिया गया है, और फिर इन पर हुए जुल्म की कहानी दुनिया तक न पहुंचे, इसके लिए हमारे जैसे सूट बूट और टाई वाले लोगों की फौज बना दी गई है। उफ, कितना दर्दनाक था ये सब। वो रात बहुत भारी थी विक्रांत के लिए। करवटें लेते विक्रांत के जहन में उस लड़की के आंसू और शबाना के लफ्ज दोनों गूंज रहे थे। ध्यान भटकाने के लिए उसने अपने मोबाइल पर यूं ही कुछ पुरानी तस्वीरें देखनी शुरू की, तो वो तस्वीरें भी नजर आने लगीं जिनमें 9 साल पहले वो, शबाना और कुछ दोस्त कॉलेज में होते थे। दुबले पतले, पिट्ठू बैग टांगे, हाथ में कॉलेज का माइक लिए। कितना जोश था उन दिनों अपने काम को लेकर, वो सोचने लगा। अपने काम से दुनिया को बेहतर बनाने के सपने देखा करते थे वो लोग, लेकिन कौन जानता था कि वक्त खुद उनको बदल देगा। उस काली स्याह रात में जब विक्रांत अपने आलीशान घर के मखमली बिस्तर पर लेटा इन ख्यालों में डूबा था, उसी वक्त कुछ लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे, जब वो अपने आराम, अपनी सहूलियतें सब छोड़कर एक जुल्मकार का असली चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए तैयार थे। साधु नहीं शैतान है, धनंजय रॉय नाम है, धनंजय रॉय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नौजवान चेहरों से भरे गांधी मैदान से उठती ये आवाजें शहर भर में शोर कर रही थीं। सामने बड़ा सा मंच था जिस पर शबाना समेत कैंपेन की कोर कमेटी के सारे सदस्य बैठे थे। पीछे एक बड़े से पोस्टर पर धनंजय की तस्वीर थी और लिखा था पर्दाफाश। नीचे दूर तक भीड़ थी और बीच बीच में पोस्टर्स दिख रहे थे जिन पर धनंजय पर एफआईआर दर्ज करो लिखा था। ठीक उसी वक्त दफ्तर के न्यूज रूम में बैठा विक्रांत सामने लगी दर्जनों टीवी स्क्रीन्स में से एक पर गांधी मैदान से आ रहा लाइव वीडियो देख रहा था, जिसे उनके चैनल पर प्रसारित नहीं किया जा रहा था। रमन सर भी वहीं खड़े थे। झा साहब अपने वर्क स्टेशन से बोले, भीड़ तो अच्छा जमा कर लिया ये धनंजय के खिलाफ। ऐसे में अपना शो ऑन एयर करना ठीक रहेगा क्या? पब्लिक नाराज ना हो जाए सर। रमन मुस्कुराए और पलट कर बोले, अरे कुछ नहीं होगा। मंच देखिए झा साहब, एक भी मशहूर चेहरा नहीं है, कोई क्यों मान लेगा कि यही लोग सच बोल रहे हैं। फिर स्क्रीन के और पास जाकर बोले, और ये शबाना बड़ी एक्टिविस्ट बन रही है, इसको जानता कौन है? अरे बहुत देखे हैं ऐसे फटीचर आंदोलन। आप शो तैयार रखिए, अपने टाइम पे ऑन एयर करेंगे। कहते हुए वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़े तो चौंक गए। क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत की आंखें नम थीं। सर मैंने इस्तीफा मेल कर दिया, उसने कहा तो पूरे न्यूज रूम में खामोशी छा गई। अरे क्या हुआ? रमन सर ने कहा और फिर पलटकर स्क्रीन पर देखा और बोले, ओह यार तुम इमोशनल मत हो, अपना करियर देखो, ये सब चलता रहता है। यू हैव इट इन यू, तुम बहुत आगे। सर, विक्रांत ने उनको टोका। बोला, मुझे नहीं पता आप यहाँ क्या करने आए थे, लेकिन मैं अपने ज़मीर का सौदा नहीं करने आया था, उसने कहा और आहिस्ता कदमों से न्यूज रूम के बाहर चला गया। उस शाम लोगों ने विक्रांत को देखा, लेकिन टीवी पर नहीं। गांधी मैदान के मंच पर कोर कमेटी के ठीक बगल में बैठे हुए धनंजय रॉय के जुल्म की आंखों देखी कहानी को बयान करते हुए। एक बड़े और जाने पहचाने चेहरे के आंदोलन से जुड़ जाने से आंदोलन और मजबूत हो गया था और कई बड़ी शख्सियत भी इस कारवां में जुड़ने लगी थीं। सर अब क्या करें? रमन पांडे के कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर झांकते हुए झा साहब ने कहा, वो तो वहां धनंजय के खिलाफ बोल रहा है, शो ऑन एयर किया तो सबको पता चल जाएगा कि ये स्पॉन्सर्ड है। रमन पांडे कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, ड्रॉप कर दीजिए। उधर गांधी मैदान में मंच पर माइक लेकर विक्रांत को बोलते देखकर शबाना मुस्कुरा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो उसी विक्रांत को सुन रही है जिससे वो कॉलेज में मिली थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।